कहाँ? राम राम एवरीबॉडी। देखो, पानी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपने दोनों ऑफिस है ना, एक तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, इंक्वायरी वाला, एक और है सामने वाली बिल्डिंग में। दोनों जगह पानी है। अब तुम लोग जनरली आते भी उधर से ही होगे, ठीक है? किधर से? हाँ, तो यहाँ पर ही तो ऑफिस है अपना। तो दोनों ऑफिस में पानी भी है, वॉशरूम भी है वहाँ, ठीक है? उधर से होते हुए आया करो। यहाँ पे ड्रेनेज की मुझे लगता है अच्छी व्यवस्था है नहीं। आऊं? मैं काम की बात बता रहा हूँ तो खीसे निकल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों पानी वगैरह फैलवाओगे? कहाँ? चलो देखेंगे। एक काम करते हैं, कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हाँ? दो चार क्वेश्चंस लिख रहा हूं, अगर गलत हो तो सही करना। और लगभग ये गलत होंगे ही होंगे। वी हैव बीन डूइंग हाफ ऑफ द वर्क सिंस यस्टरडे। ही हैज एक्टेड, एक मिनट, ही हैज रिटन poems since school days। We have been having this car for 5 years। सिक्स, एक क्या हो गया, फोर्थ, द मैन हैज सॉल्व, क्या छोड़, द मैन इज आवर फ्रेंड फॉर 2 years। द मैन इज इन जेल फॉर 2 years। देखो, ये कुछ क्वेश्चंस समझ में आए, इनमें क्या सही क्या गलत है तो अपने आप सही करो। ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं जो कल हमने डिस्कस किया था। एक और चलो लिख देता हूँ।
आई हैव वेटेड एट दिस प्लेस सिंस मॉर्निंग। अब देखो, कार्ड भूल गया था। हाँ, हमारे यहां से अच्छा कहीं नीट एंड क्लीन मामला तुम्हें लगता है कोचिंग में? सीधी हाँ ना होती है, पढ़ना है आ जाओ, नहीं पढ़ना है घर जाओ। ठीक है, ना हम तुमसे कोई बार्गेनिंग करें, ना तुम हमसे कोई बार्गेनिंग करो, और इसके बावजूद अगर नहीं निभा पाओ तो कितनी मुश्किल बात है। हमारे यहाँ से कोई फोन भी नहीं आता होगा किसी के पास कि आ जाओ यार तुम आए थे डेमो लेने, चलो एक काम करो 500 कम दो आ जाओ। ठीक है, ऐसा भी कोई नाटक नहीं, सीधे हाँ ना, पढ़ना है आओ, नहीं पढ़ना है घर जाओ। ठीक, और उसके बावजूद बच्चा नाटक करते तो बड़ा गुस्सा आता है। जब हम तुम्हें कोई ऐसी लेवरेज नहीं देते, आओ पढ़ो लिखो। देखो जिंदगी में पता नहीं कब समझोगे तुम, कब नहीं समझोगे। जो काम होता है ना, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं और उसके हमने 2,000 रुपए खर्च किए और वो काम हमारा हो गया तो वर्थ है। अच्छा, हमने किसी काम को करने के लिए 2,000 नहीं, हमने 1,500 रुपए खर्च किया और काम नहीं हुआ, तो ये बेकार चले गए, वेस्टेज है। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा समय, हमारा पैसा, इसका सही यूटिलाइजेशन हो, ये वेस्ट ना जाए। ठीक है, मैं बार बार कहता रहता हूं इन चीजों को बचाओ मत, इनको सही तरीके से यूज करो। लोग पता नहीं बात नहीं समझते। बेसिक चीज जो है ना वो ये है कि जिस गोल के लिए हम आए हैं ना, दैट गोल शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज। जिस काम के लिए मुखर्जी नगर आए हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ पे पढ़े हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। बाकी अगर एक दो चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो होने दो। एक दो मुसीबत उठानी पड़ रही है, परेशानी उठानी पड़ रही है, फिजिकल, मेंटली, इकोनॉमिकल, मतलब किसी भी तरीके की, तो वो एक बार बर्दाश्त कर लो। गोल शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज। लेकिन चूंकि ये उम्र भी इतनी समझदारी की होती नहीं, मैच्योरिटी इतनी होती नहीं बच्चों में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बाकी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। काम भले ही ना हो लेकिन बाकी चीजें हो जाएं। अब फिर इतनी इमेच्योरिटी है तब कैसे करोगे काम? ये चलो चलो, ये 6 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताइए सही है गलत। सबसे पहला बताओ सही है गलत, 1 मिनट। सही गलत बताने से पहले मैं एक चीज और पूछूंगा, बेटा कल क्लास में था तू? हाँ, कल क्लास में हमने क्या पढ़ा था परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर, वो जल्दी से बता दो। कल कुछ भी ऐसा तुमने जो क्लास में पढ़ा और तुम्हें अभी भी याद हो वो बता दो बस। देखो पगले को, बोल क्यों नहीं रहा? है क्या है कर रहा है बे तू? क्या कर रहा है नाटक? क्या बोल रहा है? कल तुमने क्या सीखा क्लास में, बस वो बता दो। कल तुम क्लास से क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बातें, क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख के गए, बस वो बता दो, जो भी याद रह गए 4-5। अब इतने बदतमीज होते हैं देखो। पड़ोसी जगह, कल क्लास से क्या क्या सीख के गए वो बता दो, जो भी याद रह गया वो बता दो। ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं इसके बजाय तुम अपने से पूछा करो। जैसे आज पढ़ के जा रहे हो तो कल सुबह पूछना अपने से कि हम कल क्लास में जब गए थे वहां से हम सीख के क्या है, क्या हम नई बातें जानकर आए, क्या हम नए कॉन्सेप्ट सीख के आए, क्या हम नए क्वेश्चन सीख के आए, ये अपने से पूछो। अपने से पूछोगे ना तो अपने आप हमेशा लाइन पे रहोगे। हम बस फॉर्मेलिटीज ही करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, क्लास अटेंड करते रहते हैं, और ये चेक ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं, बढ़ कहाँ रहे हैं। बताओ। हाँ, सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी, टाइम डिसाइड द टेंस। और क्या सीखा? हाँ, क्या हमने सिंस और फॉर का यूज सीखा टेंस के साथ में? अगर हम सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज करें तो उस सेंटेंस में वर्ब कौन कौन से टेंसेज में यूज होंगी? हाँ, फॉर प्रीपोजिशन ड्यूरेशन के लिए यूज होती है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। खैर ठीक है, लेकिन मैंने पूछा कुछ और है। मैंने ये पूछा कि अगर हम किसी सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लिखें तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन कौन से टेंसेज में यूज की जा सकती है? इंडेफिनिट कब यूज की जा सकती है? जब पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो या कोई भी लिखा हो। हाँ वो भी। अबे तुम क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडेफिनिट टेंस कब लिखा जाएगा? जब सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम लिखा गया हो, कोई भी लिखा गया हो। कोई भी लिखा गया हो तो तेरा मुंह। ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी गई हो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज होता। इंडेफिनिट टेंस केवल तब यूज करना जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखी गई हो, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज होता, उसके साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। चलो और क्या सीखा? बोल बोल बोल, कोई नहीं। अगली बार से लाइन पे रहोगे एकदम से।
हाँ हाँ हाँ, क्या चर्चा की थी वही बता दो, चर्चा क्या थी? ये पूर्विया है। डिस्ट्रिक्ट बताओ अपना। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, भोजपुर। आरा, आरा से हो? अच्छा, मैं सोचा था इधर से हो, ईस्टर्न यूपी से। और क्या चर्चा की थी बताओ? बिहार वाले लोग कैसे भी रहे, लेकिन एक चीज है, इनकी भाषा में एक मिठास है उधर वाली साइड में। एक उधर बारात थी, मैं उसमें गया था। ठीक है। तो सीतामढ़ी है ना डिस्ट्रिक्ट, सीतामढ़ी। ठीक है। तो वहां पे जिस पर्सन के घर में वो शादी वादी थी, तो काम करने वाले नहीं होते, सफाई वफाई करने वाले जिन लोगों का काम रहता है, तो उन लोगों को बाद में खाना खिलाया जाता था, मेहमानों के खाने के बाद में। तो बड़े सलीके से उससे बोला, मतलब वो घर के कोई मेंबर रहा होगा जिस घर में शादी थी, और जो सफाई वफाई करने वाले थे वो लोग खाना खा रहे थे, तो उसने बोला कि और लीजिएगा तो बताइएगा। ये बोला, लीजिएगा तो बताइएगा। बड़ी शालीनता से बात करी उस पर्सन के साथ। हमारे यहाँ का माहौल होता, ये इन हरियाणा वालों का होता। ठीक है। ठीक है। आदमी आधा भूखा उठ जाता, कहता है भाई छोड़ हट। ठीक है। तो बड़ी उनमें मिठास उठास होती, नहीं तो ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। लीजिएगा तो बताइएगा। अबे चर्चा, आगे कुछ अब बोलोगे बस? चलो मैं बता देता हूँ। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना है वो केवल तब लिखना है जब, मतलब इंडेफिनिट टेंस केवल तब लिखना है जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन हो। ठीक है, एक चीज। वो भी तब जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो वो एक फैक्ट होगा जो केवल उतनी ही ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं। अगर उस एक्शन का रिजल्ट, मतलब अगर किसी एक्शन का रिजल्ट लिखा गया हो तो परफेक्ट टेंस यूज करना हमेशा। ठीक है। अगर वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना यूज होती हो, बहुत सी वर्ब होते हैं जिनके कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते, तो उसको भी परफेक्ट टेंस में लिखना हमेशा। अच्छा, इसके अलावा सिंस के साथ हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। फॉर के साथ में जो मर्जी है कर लेना है। यही डिस्कस किया था कल। चलो अब शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन सही है गलत? गलत है। ये जो हमने हाफ लिखा है, जैसे काम करना एक मतलब एक्शन हो गया, हाफ जो उसका रिजल्ट हो गया। हाउ मच या हाउ मेनी के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो रिजल्ट होते हैं। तो हमने कहा वी हैव बीन डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं। हाउ मच, तो आंसर आ गया हाफ ऑफ द वर्क। तो हाफ ऑफ द वर्क हाउ मच का रिप्लाई यानी रिजल्ट हो गया। अगर ये रिजल्ट हो गया तो वर्ब हमें परफेक्ट टेंस में लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो हमने परफेक्ट टेंस लिखा है ये कंप्लीशन कैसा है, पार्सल या टोटल? पार्सल। ये पार्सल कंप्लीशन है, आधे काम के लिए कंप्लीशन है, बाकी अभी ये चलता रहेगा जब तक काम पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाओ। ही हैज रिटन पोएम्स सिंस चाइल्डहुड। अब देखो, सिंस चाइल्डहुड वहां पे लिखा हुआ है तो हमने परफेक्ट टेंस लिख दिया। पॉइंट ऑफ टाइम अगर लिखा हो तो हम परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं। अगर, हाँ, या तो रिजल्ट लिखा हो तब लिख सकते हैं, या फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो। रिजल्ट तो खैर लिखा नहीं है यहाँ पे। वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज होती है क्या राइटिंग? यूज ही होती है। तब तो फिर ये परफेक्ट टेंस गलत लिख दिया। अगर रिजल्ट नहीं लिखा, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा करो हमेशा सिंस के साथ में। तो इसको ऐसे लिखो, ही हैज बीन राइटिंग पोएम्स सिंस स्कूल डेज। नेक्स्ट आ जाओ। वी हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 5 years। अब देखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा, हमने कहा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में अगर रिजल्ट लिखा हो तब तो हमेशा परफेक्ट टेंस लिखना। वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो तो भी परफेक्ट टेंस लिखना। अदरवाइज जो चाहे लिखना, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना चाहे परफेक्ट लिखना। अब देखो, रिजल्ट तो खैर यहाँ पे दिया नहीं है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाती है हैव। नहीं नहीं नहीं, कल भी मैंने बताया था कि हैव वर्ब पोजीशन शो करती है, कोई एक्शन नहीं होती, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। अगर इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता तो बनेगा फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं, तो परफेक्ट टेंस का यूज करो हैड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। अगला देखो, द मैन इज आवर फ्रेंड फॉर 2 years। ये हमने इंडेफिनिट टेंस लिखा, इस वर्ब इंडेफिनिट टेंस की, यहां भी वर्ब इंडेफिनिट टेंस की, यहां भी हमने ड्यूरेशन लिखा, यहां भी हमने ड्यूरेशन लिखा। अब हमने पढ़ा कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा गया हो तो हम एक्शन को इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन तब वो फैक्ट माना जाता है उतनी ही ड्यूरेशन के लिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इनमें से किसको हम फैक्ट मान सकते हैं? किसको मान सकते हैं? मान लो किसी पर्सन को 2 साल की जेल हुई है, तो 2 साल बाद वो वापस आ जाएगा, तो इसको तो हम फैक्ट मान सकते हैं। ये तो हो गया सही। क्या इसको भी हम फैक्ट मान सकते हैं कि कोई लोग जो है वो 2 साल के लिए दोस्त हैं, 2 साल के बाद दोस्ती खत्म कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है दोस्ती 2 साल से ज्यादा भी चल जाए या कम पहले ही खत्म हो जाए। तो फिर ये तो गलत हो गया। इसको परफेक्ट टेंस में लिखो। परफेक्ट टेंस में लिखोगे तो हैज का थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की फॉर्म बीन होती है थर्ड फॉर्म, समझे? हैव की फॉर्म हैड होती है। तुम्हें समझ में नहीं आती सीधी सी बात कि हैव अगर वर्ब हम यूज कर रहे हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी पड़े तो लिखना हैड। इज एम आर यूज कर रहे हो बी की फॉर्म, तो उसकी थर्ड फॉर्म लिखना पड़े तो लिखना बीन।
तो हम लिख देंगे दिस मैन हैज बीन आवर फ्रेंड फॉर 2 years। नेक्स्ट, ये तो सही हो गया। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर इसमें हैज बीन लिखा होता तो ये क्या गलत हो जाता? जैसे इसमें इज लिखा है तो ये गलत हो गया, हमने हैज बीन लिखा। अब इसमें अगर हम हैज बीन लिख देते तो ये सही होता है गलत होता? सही होता, लेकिन तब मीनिंग अलग होता। तब इसका मीनिंग क्या होता है कि उस पर्सन ने 2 साल जेल के अंदर बिता लिए और अभी आगे भी रहेगा। ठीक है, अभी भी सही है तब भी सही होता है। आई हैव वेटेड एट दिस प्लेस सिंस मॉर्निंग। क्या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कब? जब या तो रिजल्ट दिया हो, जो कि इस सेंटेंस में नहीं लिखा, या वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो, जो कि ये यूज हो जाती है। अब देखो रिजल्ट दिया नहीं है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज हो ही जाती है। तो हमने इसको बीन वेटिंग लिख दिया। लेकिन एक चीज समझ लेना, मान लो यही सेंटेंस लिखा होता है आई हैव वेटेड एट दिस प्लेस फॉर 2 hours। अभी जैसा सिंस मॉर्निंग हमने लिखा वो पॉइंट था, अब हम अगर ड्यूरेशन लिख देते उसी सेंटेंस में फॉर 2 hours तो गलत होता? तो सही होता। अब ये परफेक्ट टेंस यहाँ पे किसका कंप्लीशन शो कर रहा है? टाइम का, ड्यूरेशन का। ठीक है, आई हैव वेटेड एट दिस प्लेस फॉर 2 hours, अगर हम ये लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अगर ये लिख दोगे आई हैव वेटेड एट दिस प्लेस सिंस मॉर्निंग तो ये गलत हो जाएगा। तो खैर ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो कल हमने डिस्कस किए थे, अब इन्हीं को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ भैया, क्या नहीं दे रखा? अरे बेटा ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, इसलिए जो वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होते उनको परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, उनका परफेक्ट टेंस इनकम्प्लीशन ही शो करता है। पढ़ा नहीं था कल? परफेक्ट टेंस इनकम्प्लीशन शो करता है, तो वो परफेक्ट टेंस ही इनकम्प्लीशन शो करेगा। देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस सिंस दे हैव गॉन देयर। ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा, he made no mistakes since he has since he arrived here। अब ये दो सेंटेंस है, ये जो दोनों सेंटेंसेस हमारे हैं ना, इनमें हमारे वही कॉन्सेप्ट काम करेंगे जो कल से लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने दो दो स्टेटमेंट लिखे हैं। एक स्टेटमेंट है दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, और एक स्टेटमेंट है दे हैव गॉन देयर। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी दो स्टेटमेंट है, एक है ही मेड नो मिस्टेक्स और एक है ही अराइव्ड हियर। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हमने वर्ड यूज किया ना, वो सिंस है। अब इन सेंटेंसेस में क्या सही है क्या गलत है ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें सिंस को भी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। सिंस वर्ड जो होता है वो एक कंजंक्शन होता है, और इसका यूज हम करते हैं किसी काम के होने या किए जाने के रीजन को रेफर करने के लिए। और इसको ऐसे तुम समझ सकते हो कि बिकॉज का सिनोनिम होता है। ठीक है, उसके बाद में जो सिंस वर्ड होता है साथ ही साथ में एक प्रेपोजिशन भी होता है। जब ये प्रेपोजिशन होता है तो हम इसका यूज करते हैं टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए, और तब हम ये मान सकते हैं कि इसका मतलब फ्रॉम होता है। और समझ लेना ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, इस डिफरेंस को सीखना जानना समझना बहुत जरूरी है कि सिंस वर्ड कंजंक्शन भी होता है प्रेपोजिशन भी होता है। जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका यूज हम करते हैं किसी काम के होने या किए जाने के रीजन को रेफर करने के लिए, और इसका मतलब वहां पे बिकॉज होता है। लेकिन हम सिंस का यूज टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए करते हैं। ठीक है, जब हम इसे टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं तब ये प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब फ्रॉम होता है।
जैसे हमने लिखा सिंस मंडे, सिंस 9 AM, तो ये प्रिपरेशन हो गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो हमने सिंस लिखा है ना, इसको कंजंक्शन तो हम खैर कह ही सकते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि ये टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए है या रीजन को रेफर करने के लिए, देखो तो एक बार, जो फर्स्ट सेंटेंस हमने सिंस लिखा है, उसके बाद में लिखा गया स्टेटमेंट किस चीज को रेफर कर रहा है, रीजन को या टाइम के पॉइंट को, ऐसे समझना। जैसे हमने लिखा दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, उन्होंने हमें 2 बार कॉल किया, ठीक है। दे हैव गॉन देयर, वहां चले गए, तो उनका जाना 2 बार कॉल करने का रीजन है क्या? कोई पर्सन कहीं जाएगा तो 2 बार कॉल करेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो हम उनके जाने को वहां क्या माने, अ पॉइंट इन टाइम। तो इस सिंस को हम प्रिपरेशन मान के ट्रीट करेंगे, मतलब हम इसको ट्रीट करेंगे प्रिपरेशन मान के, क्योंकि इसका यूज टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए हो रहा है, ना कि रीजन को। यहां आ जाओ, हमने लिखा ही मेड नो मिस्टेक्स, उसने कोई गलतियां नहीं की। सिंस ही अराइव्ड हियर, वो यहां आ गया, तो क्या यहां आ गया इसलिए गलतियां नहीं कर रहा है? मतलब हम उसके यहां आने को क्या माने, रीजन ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक्स या पॉइंट इन टाइम? रीजन तो खैर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कोई पर्सन यहाँ जाएगा तो गलतियां नहीं करेगा, जो गलतियां करता है वो कहीं भी करता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम प्रिपरेशन ही मानेंगे, और हम ये मान के चलेंगे ये साथ में लिखा गया स्टेटमेंट जो टाइम का पॉइंट है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो परेशान करती है किसी को भी या कर सकती है, वो ये है कि हमने पढ़ा कि जब सिंस प्रिपरेशन होती है तो इसके साथ लिखे गए टाइम के पॉइंट्स जो होते हैं वो घड़ी या कैलेंडर के पॉइंट होते हैं। घड़ी या कैलेंडर का मतलब जैसे 2 o'clock, 5:15 AM PM, ठीक है, संडे, मंडे, कोई डेट, कोई जुलाई, ठीक है, डेट हो गया, कोई मंथ हो गया, ईयर हो गया, इस तरीके से होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हमने एक पूरे इवेंट को ही लिख दिया, तो एक चीज ध्यान देना, इवेंट्स भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, टाइम का कोई पॉइंट है, उसको रेफर करने के लिए जनरली हम घड़ी या कैलेंडर के पॉइंट्स का यूज करते हैं, लेकिन इवेंट्स के थ्रू भी टाइम के पॉइंट को रेफर किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना है। इसको देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो कोई जगह थी वहां पे जहां पे खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी, ठीक है, इरिगेशन का प्रॉपर वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी, फिर वहां पे नहर बना दी गई। जब से वहां पे नहर चालू हो गई तब से वहां पर खेती बाड़ी अच्छी होने लग गई और विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि वो नहर कब से चालू हुई, मतलब वो डेट, मंथ, डे, ईयर क्या था वो किसी को पता नहीं रहा। अब हम उस पॉइंट को कैसे रेफर करें? अरे भाई, अगर हमें ये रेफर करना हो कि इस इलाके में खुशहाली तब से आई जब से यहाँ पे ये नहर शुरू हो गई, लेकिन अब हमें वो दिन पता ही नहीं, तो उसी इवेंट को यूज किया जाएगा उस पॉइंट को रेफर करने के लिए, सिंस द कैनाल वाज मेड ऑपरेशनल। तो हम क्या करेंगे, उस इवेंट को ही पॉइंट ऑफ टाइम मान के ट्रीट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट में तो हमें पता ही नहीं, प्रिसाइजली घड़ी और कैलेंडर पे तो उस पॉइंट का किसी को भी नहीं पता। इसी तरीके से जैसे मुझे ये कहना कि जब से मुखर्जी नगर आया मैंने यहाँ पे मतलब बहुत बच्चों को पढ़ाया। अब मान लो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैं किस दिन आया था, मैं उसको घड़ी पे या कैलेंडर पे पॉइंट नहीं कर सकता मैं किस दिन आया था। अब मैं कैसे बताऊं उस टाइम को, क्योंकि उस टाइम को घड़ी या कैलेंडर पे तो पॉइंट किया नहीं जा सकता, वो मेरी याद में ही नहीं है। अब मैं कैसे रेफर करूं उस टाइम को अगर मुझे रेफर करना हो? सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आ गया। इवेंट्स कुड बी रेफरेंस टू पॉइंट, बस ये ध्यान देना है, जो इवेंट्स है ना उनके थ्रू टाइम को, टाइम के थ्रू इवेंट्स को रेफर किया जा सकता है, ठीक है। तो घटनाएं जो होती हैं उनको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझना, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम। अब जैसे हमने ये लिखा कि हम बहुत डेवलप हो गए जब से आजादी मिली तब से। अब एक चीज समझना, अब चूंकि ये तो हमारे अपने देश की बात हो रही है तो हमें तो पता ही आजादी कब मिली थी, 1947। तो चाहे तो हम सिंस 1947 लिख दें और चाहे तो हम वो इवेंट लिख दें जो उस साल में हुआ। तो या तो हम सिंस के साथ में वो पर्टिकुलर पॉइंट लिख दें क्योंकि हमारे देश की बात हो रही है और हमें पता है आजादी कब मिली। लेकिन मान लो अगर हम किसी ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हो जिसका हमें ये ना पता हो कि आजादी उन्हें कौन से साल में मिली थी, लेकिन ये पता हो कि उसके काम के बाद में ही सारे चेंजेस शुरू हुए, तो हम कैसे रेफर करेंगे? एक्शन यूज करेंगे या पॉइंट? एक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट तो पता ही नहीं।
तो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रिसाइज पॉइंट नहीं पता होता है मंथ या कैलेंडर पे, तो हम क्या करते हैं वहां पे उस इवेंट को ही यूज कर लेते हैं पॉइंट को रेफर करने के लिए। ठीक है, तो वो हमने वहां पे एक एक्शन है वी हैव गॉट फ्रीडम, उसी के थ्रू टाइम को रेफर कर रहे हैं। ठीक। अब होता क्या है कि जब हम सिंस का यूज करते हैं टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए, तो वहां पे उसका बड़ा एक पेकुलियर बिहेवियर होता है, खास बिहेवियर होता है। क्या खास होता है वो यहां से समझना। हाँ बेटा, हाँ कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन मान लो हम टाइम उसको मान रहे हैं, 1947 का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन देखो। बी ऑप्शन में हमने लिखा इट विल हैव बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। ठीक है, इट विल हैव बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग फॉर इन फ्रॉम सिंस। फरीदाबाद ले आ, ले ले सुमित, ले ले। अब देखो इसमें आंसर बताओ तो बी ऑप्शन में, बी क्वेश्चन का आंसर बता बेटा। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन आ जाए और ये चार ऑप्शन हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन टिक करेगा? सिंस। तेरी शकल से भी मुझे यही लग रहा है तो यही बोलेगा। अच्छा एक चीज बता इधर, जैसे मैं ये कहूं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013। ठीक है, तो सिंस से हमें टाइम का वो पॉइंट पता चल गया जहां से काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैंने कह दिया आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2013। अब ये वो पॉइंट हो गया जहां से काम शुरू हुआ, लेकिन ये काम हुआ कब तक? अब ये बता, सोच के देखे एक बार, दिमाग लगा, हो सकता है पता चल जाए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2013, तो मैंने कब तक पढ़ाया होगा यहाँ पे? उसी समय तक। तो यहाँ पे एक अंडरस्टूड मीनिंग होता है टिल नाउ। ये हमें समझना पड़ता है, ये लिखा नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। तो अगर मैं ये कह दूं आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2013, तो इसका मतलब टिल नाउ वो पॉइंट हो गया जहां से काम स्टार्ट हुआ, और जिस समय मैं बता रहा हूं उस समय तक ये प्रोसेस में और आगे भी रहेगा। ठीक है, अब एक टिल नाउ अंडरस्टूड होता है मीनिंग यहाँ पे। क्या एक चीज देखो, सिंस लिखने के बाद में मीनिंग जस्टिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पता क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये जो इवेंट है ना, ये फ्यूचर का इवेंट है। विल हैव बीन रेनिंग का मतलब बारिश अभी हो रही है, फ्यूचर में होगी। अगर फ्यूचर टेंस लिख रहे हो तो इसका मतलब ये एक्शन इफेक्टिव होगा फ्यूचर में। अगर ये एक्शन इफेक्टिव होगा फ्यूचर में, तो वो जो मॉर्निंग है वो पास्ट की मॉर्निंग तो हो नहीं सकती, वो फ्यूचर की मॉर्निंग होगी। क्या फ्यूचर में कोई एक्शन स्टार्ट होने के बाद बैक इनटू प्रेजेंट आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, तो सिंस तो तुम्हारा गलत हो गया। अच्छा, फॉर आ नहीं सकता क्योंकि मॉर्निंग पॉइंट होती है, ड्यूरेशन है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिस एक्शन के बारे में बात की जा रही है वो एक्शन इनकम्प्लीट स्टेट का होगा। अच्छा, इन जो होता है वो इनकम्प्लीट स्टेट के एक्शन के लिए आता नहीं, वो कंप्लीट स्टेट के लिए आता है। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके लिए इन होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये एक्शन इनकम्प्लीट होगा। तो इन गलत हो गया, फॉर गलत हो गया, सिंस गलत हो गया, ये रहा फ्रॉम। अब यहां से हमें दो चीजें समझनी है। एक तो ये समझना है कि फ्यूचर के पॉइंट्स को रेफर करने के लिए सिंस नहीं फ्रॉम का यूज किया करो। ठीक है, दूसरा ये समझना है कि सिंस का यूज केवल टाइम के उन पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जो पास्ट के हो, क्योंकि जब हम सिंस यूज करते हैं तो वहां पे हमारा अंडरस्टूड मीनिंग ये होता है। टिल नाउ मीनिंग कब जस्टिफाई किया जा सकता है? जब काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो या फ्यूचर में? पास्ट में। तो इसका मतलब जब भी हम सिंस को यूज करते हैं टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए, तो टाइम का पॉइंट हमेशा पास्ट का होता है। अगर हम किसी एक्शन को यूज करें उस टाइम का पॉइंट को रेफर करने के लिए, तो वो भी पास्ट का ही होगा। फिर हमने पढ़ा जो एक्शन पास्ट के होते हैं उनके लिए टेंस कौन सा यूज होता है? हद है भाई, हद है, फिर तो बहुत बड़े वाले हो तुम लोग। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से सुनना और उसी तरीके से समझना है। सिंस जब भी हम यूज करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग होता है टिल नाउ। टिल नाउ मीनिंग अंडरस्टूड तभी हो सकता है जब एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट में। तो इसका मतलब सिंस के साथ लिखे गए टाइम हमेशा पास्ट के होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक्शन के थ्रू टाइम के उस पॉइंट को रेफर करें तो वो एक्शन भी पास्ट का होगा। जो एक्शन पास्ट के होते हैं उनके लिए टेंस कौन सा यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब सिंस के साथ अगर हम किसी एक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम बना के लिखेंगे तो कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस वी गॉट फ्रीडम। अब वैसे ही देख लो 1947 पास्ट का पॉइंट है, तो जिस सेक्शन को हम रेफर कर रहे हैं वो 1947 की जगह पे यूज हो रहा है। 97 पास्ट है, 47 सॉरी।
तो 1947 पास्ट का पॉइंट है, तो उसके लिए जो एक्शन यूज करोगे पास्ट में आएगा। अब अगर वो बात वहां पे समझ में आ गई तो फिर यहां भी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये सेंटेंस जो हमारा है ना फर्स्ट, ये गलत था, इसको ऐसे लिखो, सिंस दे वेंट देयर, जब से वो वहां गए, मतलब उनका जाना टाइम का एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से लेकर आज जब तक हम बात कर रहे हैं उन्होंने 2 बार हमें कॉल कर लिया, इसका मतलब ये है। तो अगर हम सिंस का यूज टाइम के किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए करें तो वो सिंस के साथ लिखा गया टाइम का पॉइंट हमेशा पास्ट का होगा। अगर किसी एक्शन के थ्रू उसे रेफर करोगे तो उस एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सही हो गया, अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल जरा और देख लेते हैं। ही एट नथिंग सिंस yesterday. He ate nothing since yesterday. He ate nothing since yesterday. नहा लिया कर, खुजली करता रहता है क्लास में बैठा बैठा। क्या नाम है? मनदीप, इधर आ। ये टेंस कौन सा है? पास्ट। हाँ, एक ही बात होती है, चाहे सिंपल को इंडेफिनिट को, ये बेमतलब लोग पता नहीं क्यों उसको ट्रिकी ज्यादा बनाने के चक्कर में रह गए हैं। सिंपल या इंडेफिनिट कोई कहते एक ही बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे एक चीज देख मनदीप, यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ टाइम लिख रखा है। अगर हम किसी एक्शन के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम लिख दें तो उस एक्शन को कौन कौन से टेंसेज में लिखा जा सकता है? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इंडेफिनिट तो गलत हो ही जाना है। चलो, तो ये तो गलत है जो हमने लिख रखा है। अब हमें इसे सही करके लिखना है परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब लिखते हैं? हाँ, जब रिजल्ट नहीं दिया गया हो तभी लिखते हैं। यहां तो खैर रिजल्ट दिया गया है, नथिंग। नथिंग जो है हाउ मच का रिप्लाई है, तो रिजल्ट दिया गया। अगर रिजल्ट दिया गया तो हम परफेक्ट टेंस लिखें या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखें? परफेक्ट लिखें। तो कुल मिला के हमने इतना पता कर लिया कि टेंस हमें लिखना है परफेक्ट का। बस ये और पता कर लें कि पास्ट का परफेक्ट है प्रेजेंट का परफेक्ट। बता मनदीप, इस सेंटेंस में अगर तुम्हें परफेक्ट टेंस लिखना हो तो तुम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखोगे पास्ट का? प्रेजेंट का क्यों? अबे प्रेजेंट का या पास्ट का? पड़ोसी। पास्ट का। पड़ोसी। पड़ोसी। पीछे बैठा हो। ये अकेला पास्ट क्यों बोल रहा है सर? तू बता, चल पास्ट क्यों लिख रहा है? अबे बोलेगा। तूने बोला पास्ट, तो फिर तेरे से पूछूंगा। भांग जी खाए बैठे होते हैं, पूछो किसी से। आजा तू ही आजा आजा। आजा आजा, ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बता कौन सा टेंस लिखे, पास्ट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट? यहां देखो एक चीज समझना, अगर हम यस्टरडे लिख रहे हैं तो यस्टरडे का मतलब हो गया, एक मिनट, आज कितनी तारीख है? 31st। आज है 31st, उससे पहले 30, उससे पहले 29 और फिर फर्स्ट। ठीक है, अब ये डेट्स हैं, ये है टुडे, ठीक है, ये है पास्ट, ये मतलब ये टुडे का मतलब प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये है पास्ट ऑफ पास्ट। अब हम कह रहे हैं कि समथिंग स्टार्टेड यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब दिस डे, यहां पे कुछ स्टार्ट हुआ, जो पास्ट में स्टार्ट होगा एक्शन, उसका इफेक्ट कैरी होकर प्रेजेंट में आएगा, बैक इनटू पास्ट जाएगा? बैक तो कुछ भी जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रहे। तो इसका मतलब अगर कोई एक्शन पास्ट के किसी पॉइंट पे स्टार्ट होगा तो वो कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स प्रेजेंट, तो उसका इफेक्ट कैरी हो गया प्रेजेंट में, पास्ट में बैक तो जाएगा नहीं। अगर बैक इनटू पास्ट चला जाए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखें, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना वो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, लेकिन हमें पता है कोई भी काम स्टार्ट होने के बाद में बैक नहीं जाता, हमेशा फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, अब पास्ट का फॉरवर्ड होता है प्रेजेंट, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो परफेक्ट टेंस लिखेंगे वो प्रेजेंट का होगा, हैज ईटन। और तुम में से जो भी यस्टरडे वो देखकर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिख रहे थे वो समझ लें, ये यस्टरडे पहली बात तो पास्ट है, पॉइंट पास्ट का है। दूसरी बात, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एक्शन वहां से स्टार्ट होगा वो कैरी होकर प्रेजेंट में आएगा।
तो ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। अब जब ये बात समझ में आ गई होगी तो क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई? क्या ये समझ में आ गया कि हमने मेड को हैज मेड क्यों लिखा? वो सिंस के साथ लिखा गया टाइम का पॉइंट है पास्ट का। अगर हम किसी भी एक्शन के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम लिख देंगे तो वो एक्शन परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। ये जो हमने मेड लिखा था पास्ट इंडेफिनिट था, ठीक है। अब हम यहाँ पे नो रिजल्ट लिख रहे हैं, अगर रिजल्ट लिखा हुआ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया। तो इन दोनों एग्जाम्पल से जो हमने सीखा देखो वो ये है, इफ एन एक्शन इज यूज्ड एज अ पॉइंट ऑफ टाइम विथ सिंस, अगर हम किसी एक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम बना के सिंस के साथ यूज करें देन इट मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना हमेशा, क्योंकि सिंस के साथ लिखे गए टाइम के पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा पास्ट के होते हैं। देन इट मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड द अदर एक्शन, अदर का मतलब वो दूसरा एक्शन जिसके लिए हम ये पॉइंट ऑफ टाइम बना के लिख रहे हैं, एंड द अदर एक्शन मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना। तो अगर हम सिंस के साथ में किसी एक्शन को पॉइंट ऑफ टाइम बना के लिखें तो वो एक्शन हमेशा पास्ट का होगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना। जिस दूसरे एक्शन के लिए हम उसे पॉइंट ऑफ टाइम बना के लिख रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना। क्या डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो हम कल से डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ डेमो? देखो, हाँ डेमो नहीं है, काम हो गया। 3 बजे की क्लास है, 4 बजे आ रहे हो तो। चलो इसी एग्जाम्पल में बस 2-3 एग्जाम्पल और लिखता हूँ, अपने आप सही करना। तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, अब इसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस और लिख देता हूँ। he has he has been waiting since the sun has risen. They received many letters since they shifted here. It has rained heavily since I woke up. Kamal Kamal got late to office since he was stuck in a jam. एक मिनट,
since this company has been set up, since this company has been set up, it has produced 2 million cars. They have given him the prize since he has answered all the questions correctly. Seventh, since we met first in Delhi, we are good friends. अभी देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और ये क्वेश्चंस टिपिकली पेपर में आते हैं, एज इट इज ही आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से होते हैं, मतलब बिल्कुल यही लेवल होता है। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब देखो उस कॉन्सेप्ट को तुम इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे नहीं। तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। इनको पढ़ो, समझो, सही गलत का पता लगाओ, जो गलत हो उन्हें सही करो। हे राम, पेज पलट पे, पेज पलट। ये क्या मैथ्स लिख रखे इस पे? अच्छा, मैं सोचा इसने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया। हाँ, मैथ्स भी इसी में लिखी है? अच्छा, कौन सी पहली क्लास है? आज इंग्लिश की पहली क्लास है? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा बहुत मारूंगा। एक बच्चे को मैंने कल बहुत मारा था। चलो भैया सही करो जल्दी से। देखो एक चीज बता देता हूँ, सही गलत में जुटने से पहले एक बार ये पता करना कि इन सेंटेंसेस में सिंस का यूज हुआ क्यों है। वो बेसिक चीज है, अगर उसे नहीं पहचान पाओगे तो गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं तो होंगी जाके। तो सबसे पहले ये पता करना है कि इन सेंटेंसेस में सिंस को यूज करने की वजह क्या है। टू रेफर टू रीजन, किसी चीज के रीजन को रेफर करना है इसलिए यूज कर रहे हैं, या टाइम के पॉइंट को रेफर करना है इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंस जो होता है वो कंजंक्शन प्रिपोजिशन दोनों ही होता है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द पर्पस टू यूज सिंस, सिंस को यूज करने का पर्पस क्या है। सबसे पहला सेंटेंस देखो, हमने लिखा ही हैज बीन वेटिंग, वो वहां पे इंतजार कर रहा है, सन राइज कर गया, मतलब ठीक है। तो सन का राइज करना क्या रीजन है उसके इंतजार करने का? सन राइज कर गया इसीलिए इंतजार कर रहा है? नहीं। तो सन के राइज करने को हम क्या माने, रीजन या पॉइंट इन टाइम? अगर उसे पॉइंट इन टाइम मानोगे तो सिंस को क्या मानना पड़ेगा? नेक्स्ट में आ जाओ। दे रिसीव्ड मैनी लेटर्स, उन्होंने बहुत से लेटर्स रिसीव किए। दे शिफ्टेड हियर, तो शिफ्ट हो जाने की वजह से उन्होंने लेटर रिसीव किए? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम शिफ्ट होने को क्या माने, लेटर रिसीव करने का रीजन या टाइम का कोई पॉइंट? टाइम का पॉइंट, तो ये प्रिपरेशन हो गया। फिर हमने कहा इट हैज रेन्ड हैवली, बहुत तगड़े से बारिश हो रही है। सिंस आई वोक अप, मैं जग गया, मेरे जगने की वजह से बारिश होने लग गई क्या? नहीं। तो मेरा जगना बारिश होने का रीजन है? नहीं। क्या है? अ पॉइंट इन टाइम, प्रेपोजिशन। कमल गॉट लेट टू ऑफिस, कमल ऑफिस पहुंचने में देर हो गई उसे। ही वॉज स्टक इन अ जाम, वो जाम में फंस गया। जाम में फंस जाना पॉइंट इन टाइम या रीजन लेट पहुंचने का? रीजन, तो ये कंजंक्शन। तो जाम में फंस जाना जो है वो टाइम का पॉइंट नहीं है, जाम में फंस जाना जो है वो लेट पहुंचने का रीजन है।
तो हम सिंस को वहां पे कंजंक्शन ट्रीट करेंगे, ना कि प्रीपोजिशन। नेक्स्ट में आ जाओ। सिंस दिस कंपनी हैज बीन सेट अप, इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 मिलियन कार्स। अब कोई कंपनी है, उसने 20 लाख कार्स बना दी, ठीक है, उसको सेटअप किया गया। सेटअप किया जाना 20 लाख कार बना देने का रीजन या पॉइंट का टाइम? टाइम का पॉइंट यार, टाइम का पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट का टाइम कहां से आएगा? तो ये जो है ना टाइम का पॉइंट है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। फिर हमने लिखा दे हैव गिवन हिम द प्राइज, उन्होंने प्राइज उसे दे दिया। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने सारे क्वेश्चन सही आंसर दिए। तो सही आंसर देना सारे क्वेश्चंस का जो है वो प्राइज पाने का रीजन है या टाइम का पॉइंट? रीजन, तो कंजंक्शन हो गया। फिर हमने लिखा सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली, सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं जब से हम दिल्ली में मिले। तो दिल्ली में मिलने की वजह से हम अच्छे दोस्त हैं। दिल्ली में मिलना अच्छे दोस्त होने का रीजन है या टाइम का पॉइंट? चलो अब अपने आप सही करो। अब अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब सही करना शुरू करो। अब चांसेस हैं ज्यादा आंसर सही होंगे, अब गलतियां शायद नहीं होनी चाहिए। एक आधी कर लो अपनी, वो अलग बात है, लेकिन अब गलत होना नहीं चाहिए। हरिओम। फर्स्ट सेंटेंस में क्या किया? सेकेंड फॉर्म लिखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए रोज। अगर हम सिंस का यूज एज अ प्रीपोजिशन करेंगे तो उसके साथ लिखा गया टाइम का पॉइंट कहां का होगा? पास्ट का। अगर उस टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए हम एक्शन को यूज करेंगे तो वो भी पास्ट का होगा। पास्ट के एक्शंस को कौन से टेंस में लिखकर यूज किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा? हैज रीजन लिखने से या रोज लिखने से? बस इतना ही आसान। नेक्स्ट में आ जाओ। दे रिसीव्ड मैनी लेटर्स सिंस दे शिफ्टेड हियर, अब उनका वहां पे शिफ्ट करना टाइम का पॉइंट हो गया, और वो टाइम का पॉइंट है पास्ट का। अगर पास्ट के पॉइंट से कोई एक्शन स्टार्ट हो तो उसका इफेक्ट कैरी होकर प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में? प्रेजेंट में आएगा। तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना लिख के क्या लिखें? परफेक्ट टेंस। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, दे हैव रिसीव्ड मैनी लेटर्स सिंस दे शिफ्टेड हियर। नेक्स्ट में आ जाओ। बेटा इसे सही कर, थर्ड क्वेश्चन को सही कर। हाँ, जीभ क्या निकाल रहा है? सांप है क्या? है? आंसर बता इसका। हाँ, क्या बोल रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कह रहा है? अच्छा, क्यों? अगर वहां पे हमने सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखा तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस क्यों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों आना चाहिए? तुम्हें कैसे पता? तुम वहां खड़े हो क्या जहां बारिश हो रही है? तुम्हें कैसे पता कि वहां पे बारिश हो रही है? तुम वहीं खड़े हो क्या? फिर एक चीज देखो, मैं तुम लोगों को समझाता हूं। हालांकि आंसर इसका सही है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आंसर के साथ साथ में लॉजिक भी पता होना चाहिए। क्योंकि मतलब मेरा अपना यही मानना है कि क्वेश्चन आंसर हमें नहीं सीखने चाहिए, क्वेश्चन आंसर को छोड़ के जो चीजें होती है वो सीखनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर तो बुक्स में ही रहते हैं, उन्हें क्यों सीखोगे? वो तो याद करने की चीज है। जो क्वेश्चन जो है और आंसर है उसको छोड़ के जो बचता है ना, हमें वो सीखना चाहिए। तो लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, आंसर भले ही गलत हो जाए। जब लॉजिक करेक्ट होगा तो आंसर गलत होगा नहीं। आंसर सही हो, लॉजिक गलत हो जाए, ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा आंसर सही है लेकिन हमारा लॉजिक गलत चला गया। लेकिन अगर लॉजिक सही होगा तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब वो लर्निंग फुल प्रूफ होती है, उसमें गलतियां नहीं होती। आंसर सही होने से लॉजिक का सही होना नहीं होता, लेकिन लॉजिक के सही होने से आंसर हमेशा सही होता है। देखो, सबसे पहली बात तो एक कि ये जो हम अपने आप मान लेते हैं ना चीजों को कि अभी भी बारिश हो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो तब तक माना मत माना करो जब तक वहां पे कोई लॉजिक ना दे रखा हो, कोई रेफरेंस ना दे रखा हो। ये जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ये सिलेबस होता है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसा है वैसे देखो, सब्जेक्टिव नहीं कि हमने मान लिया बारिश हो रही होगी। हमारे मानने से तो फिर हम सीख ही नहीं पाएंगे। हमारे मानने से तो हर एक चीज अच्छी मानते जाओ, उसमें खराब कुछ मानो ही मत। ठीक है, तो देखो पता है इसमें क्या है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी एक्शन के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होगा तो हम परफेक्ट टेंस तभी लिखेंगे जब या तो रिजल्ट दिया हो या वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना आती हो। रिजल्ट दिया नहीं है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज ही हो जाती है, तो परफेक्ट टेंस गलत है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो। तो इसकी वजह ही है, समझे? बारिश हो रही होगी वहां पे, बताओ। अब मान लो अगर हम हैवली की जगह 5 mm लिख दें
जो कल लिखा था, इट हैज रेन्ड 5 mm सिंस आई वॉक अप, सही हो जाएगा। तो वो ध्यान रखो, छोटी सी बात है। अगले में आ जाओ। हाँ मच होगा तब भी, और क्या, मच भी रिजल्ट ही होता है। अब एक चीज देखना है, ये जो दो एग्जांपल्स है ना जिनमें सिंस को हमने एज ए कंजंक्शन यूज किया है, इनमें मैंने जानबूझ के कोई गलती की नहीं है, वो सही है, ठीक है। तो उनको लेकर अगर कोई डाउट हो तो अपना बनाए रखना, जब टेंस खत्म होगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। बाकी ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, उनमें कोई एरर है नहीं। फिफ्थ और सेवन देखो, सिंस दिस कंपनी हैज बीन सेटअप। अब सिंस ये प्रीपोजिशन है, अगर ये सिंस प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब ये लिखा गया टाइम का पॉइंट है। ये टाइम का पॉइंट क्या होगा, पास्ट। सिंस के साथ पास्ट का ही टाइम आता है। अगर ये पास्ट होगा तब तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, was। तो हमें लिखना पड़ेगा सिंस दिस कंपनी was सेटअप इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 million कार्स। तो कंपनी का सेटअप किया जाना पास्ट का इवेंट है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेंगे। सेवंथ पे आ जाओ, सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली वी आर गुड फ्रेंड्स। अब ये जो आर हमने लिखा है, ये वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हाँ वर्ब है। कौन सी फॉर्म की वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का मतलब कौन सा टेंस होता है? इंडेफिनिट टेंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी यही पढ़ा ना। तुम में से कोई स्लो प्रोसेसर वाले हैं, 512 MB रैम वाले, ये सुधर जाओ। अब 12 GB की रैम आ गई है। देखा नहीं वो उसका एमआई का फोन आया नया, किसका है? ओप्पो का। अरे अभी तो उसकी फ्लैग सेल चल रही थी, वो फ्लैश सेल चल रही थी किसकी, वो कम ओप्पो का है ना, वो 12 GB रैम का। ओप्पो का, वीवो का? वीवो का है शायद। 12 GB रैम वाले अब आ गए प्रोसेसर। अब तुम अभी 512 MB वही लटके पड़े हो, समझे? पीछे रह जाओगे। खोपड़ी तेज यूज क्या करो। हैं? क्या बोल रहे? वी आर बीइंग गुड फ्रेंड। तेरा भी प्रोसेसर 512 ही है, समझा? मैंने कहा खोपड़ी यूज करो, इसने देखो यूज कर ली तुरंत ही। खोपड़ी यूज करने को लेके एक चुटकुला है, सुना देता हूँ तुम लोगों को। एक आदमी था, ठीक है, उसका पूरा सर फटा हुआ था, पट्टी अट्टी बांध रखी थी, मार खूनम खून सब वैसे हो गया। तो उसका कोई दोस्त उसको मिला, उसने कहा भाई क्या कर लिया, कहाँ ये सर पटक मारा, ठीक है, कैसे फोड़ लिया? तो कह रहा भाई क्या बताऊं, एक बुड्ढा था उसने मौज ली। तो उसने कहा उसके चक्कर में मेरा सर फूट गया। उसने कहा बुड्ढे के चक्कर में कैसे फूट गया? उसने कहा मैं बैठा था और चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था, ठीक है, और वो बुड्ढा उधर से निकला, उसने कहा भाई कभी तो खोपड़ी यूज कर लिया कर, ठीक है, और उसने पटक दी खोपड़ी पत्थर पे। उसने सोचा बुजुर्ग आदमी है, इसको एक्सपीरियंस है, ये सही बात बता रहा है, चप्पल से पत्थर टूटेगा नहीं, हो सकता खोपड़ी से टूट जाए, तो खोपड़ी पटक ली, तोड़ ली अपनी खोपड़ी, ठीक है। और कह रहा है उस बुड्ढे के चक्कर में मेरी खोपड़ी फूट गई। अबे तेरे अपने कर्मों से फूट गई, उसने कहा क्या, तूने सुना क्या? सही है, मैंने कहा खोपड़ी यूज करो, उसने यूज ही कर ली तुरंत ही। देखो पता है क्या, ये इंडेफिनिट टेंस है, ये तो है गलत। हम या तो परफेक्ट लिखे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखे हैं। अच्छा, ये जो आर होती है ना, हमने कल भी बताया कि बी की फॉर्म्स स्टेट डिस्क्राइब करती हैं, वो एक्टिविटी नहीं होती, उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। आई एम हैप्पी। अब देखो ये जो हमने एम लिखा ना, वर्ब है, और ये ना डूइंग है ना हैपनिंग है, मतलब ये कोई एक्शन नहीं है, स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई वर्ब है। हैप्पी होना मेरी स्टेट है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी वर्ब्स जो एक्टिविटी नहीं होती हैं उनके कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनते। तो आर जो है बी की फॉर्म में, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। ऐसी वर्ब्स को हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। हैव बीन, तो आंसर आ जाएगा हैव बीन। बीन, बी की थर्ड फॉर्म होती है। इज एम आर जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है। जहां पे थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े पैसिव वॉइस में या परफेक्ट टेंस में, वहां पे से यूज करो। बीइंग आईएनजी फॉर्म, उसको उसको मेनली हम यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसका यूज करते हैं। तो खैर कुल मिला के ये हमारे आंसर्स हैं। समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गए तो अपना पूछोता लेना। अगले क्वेश्चन देखो। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी
सिंस 5 years। या एक काम करना, इसको छोड़ दो। ये असल में छोटा कॉन्सेप्ट है और ऐसा बीच में लटक जाएगा, ना पूरा होगा ना दूसरे को पूरा होने देगा, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये सेंटेंस देखो, दे हैव हेल्प्ड हिम, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। दे हैव हेल्प्ड हिम, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। कौन सा सही, फर्स्ट या सेकंड? दे हैव हेल्प्ड हिम सही है लिखना है, या दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम लिखना सही है? हाँ, दोनों सही है क्या ये? चलो फिर दोनों ही सही है। अबे दूसरा सही क्यों है बेटा, ये बता। पहला तो मुझे भी पता सही क्यों है, दूसरा सही क्यों है? हम भी ट्रांसलेशन पे आ गया अपनी पे। हाँ, मैं जब कहता हूँ ट्रांसलेशन मीनिंग नहीं, क्या करो। अब एक चीज समझना, इन दोनों में पता डिफरेंस क्या है? अगर हम ये हैव हेल्प लिख रहे हैं तो हमने पढ़ा कि परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो डेफिनेट एक्शंस होते हैं, यही पढ़ा था ना, कि परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो डेफिनेट एक्शंस होते हैं। डेफिनेट का मतलब कोई पर्टिकुलर। तो हमने लिखा दे हैव हेल्प्ड हिम, तो इसका मतलब क्या, वन टाइम इवेंट है, सिंगल इवेंट है जो एक बार हुआ। लेकिन अगर मान लो यही इवेंट कई बार पहले हुआ हो, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी शो करनी हो, अभी अगर हम ऐसे लिखेंगे दे हैव हेल्प्ड हिम, तो ये वन टाइम इवेंट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हो तो फिर हम कैसे शो करेंगे? ऑलवेज नेवर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब हम लिखें ना दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम, तो इसका मतलब होगा मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंट लिख दो, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। गधा ही है क्या? पास्ट के एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो लिखेगा। अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज, ये दोनों ही सही है, दोनों का डिफरेंस समझना है। जब इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई एक ऐसा एक्शन होता है जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ होता है। हमने पढ़ा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे गए एक्शंस होते हैं वो कभी भी प्रेजेंट के हो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट के होंगे तो उनका कंप्लीशन होगा फ्यूचर में। अगर किसी भी एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है तो वो एक्शन हमेशा ही पास्ट का होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट से रिलेटेड होता है किसी न किसी तरीके से, प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट होता है या प्रेजेंट में वो रेलिवेंट होता है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं। बाकी वो होता हमेशा पास्ट का ही है। तो अगर पास्ट का कोई ऐसा एक्शन हो जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ही हो, तब तो हम उसको ऐसे लिख देंगे दे हैव हेल्ड हिम। अगर मान लो उस एक्शन की पास्ट में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो, वो कई बार पास्ट में हुआ हो, तो वो फ्रीक्वेंसीज हो करने के लिए हमें ऑलवेज नेवर लिखने पड़ेंगे। तो जब हम ऑलवेज नेवर लिख देते हैं तब इसका मतलब ये माना जाता है कि एक्शन केवल रिसेंट पास्ट का ना होकर लॉन्ग बैक पास्ट का है। ठीक है, तो किसी एक्शन को लॉन्ग बैक पास्ट से रिलेट करने के लिए, उसके मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए हम ऑलवेज नेवर के साथ लिखते हैं। तो ये दोनों ही सही है, इनके मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है, कोई पर्सन है हमारे पास मदद मांगने के लिए आया, हमने उसकी मदद कर दी, देन वी हैव हेल्ड हिम। लेकिन अगर उस पर्सन ने पहले भी हमसे 10 बार मदद मांगी और हर बार हमने उसकी मदद की, देन वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम। सो ऑलवेज का मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इनटू लॉन्ग बैक इनटू पास्ट, पास्ट में भी बहुत बार ये काम पहले हुआ। तो ये दोनों ही सही है, मीनिंग अलग अलग है। अब इन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन हमें समझने हैं देखो, पहला क्वेश्चन तो खैर ही है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम this is not the first time they have told a lie. This is not the first time they have told a lie. हरिओम। क्यों देना पड़ेगा रेफरेंस? नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखोगे, पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड है, उसके लिए रेफरेंस क्यों दोगे? नहीं पता तो सही मानो, फिर तो सबसे अच्छी बात है।
यही तो ऑब्जेक्टिव होना होता है। मान लो मैं किसी से कह दूं कि ही इज राम, और उस पर्सन को ना ये पता हो कि ये राम है कि नहीं है, तो वो मुझे सही मानेगा या गलत मानेगा? मान लो मैं तुमसे कह दूं कि द बॉय हु इज गोइंग देयर इज राम, वो जो लड़का जा रहा है वो राम है, अब तुम्हें नहीं पता कि राम है कि श्याम है, ठीक है, तो तुम मुझे सही मानोगे या गलत? सही मानोगे, बस बात खत्म। ठीक है। गलत की वजह होती है, सही की क्या वजह है? अगर किसी चीज को गलत कहने के पास तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है, अगर किसी बात को, किसी सेंटेंस को गलत कहने का लॉजिक नहीं है, तो उसको सही मान के चलो। क्या लिख दें? अगर केवल इतना लिख दें दे हेल्प्ड हिम, तो भी सही होगा। देवी जी, तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा, हमने कल वाली क्लास में यही पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों सेम टाइम के एक्शन होते हैं, और उनको दोनों को एक दूसरी जगह लिखा जा सकता है अगर टाइम ना लिखा गया हो तो। टाइम लिख दोगे तो टेंस टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, टाइम नहीं लिखो तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिख दो चाहे पास्ट इंडेफिनिट लिख दो, दोनों ही सही होते हैं। मैं एक एग्जांपल से फिर से समझा देता हूँ। मान लो मैंने 1 बजे लंच कर लिया, ठीक है। अबे बाद में किसी को 2 बजे बता रहा हूं, तो मैंने उसको बताया आई हैड लंच, ठीक है। आई टॉट फॉर 2 आवर्स देन आई हैड लंच, फिर मैंने लंच किया, ये बताया। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, बड़ी लॉजिक है, मतलब सीधी सी बात है कि 1 बजे का काम है, 2 बजे बता रहे हो तो पास्ट का इवेंट हो गया, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा। फिर मान लो 3 बजे कोई पर्सन लंच लेकर आ गया, अपना टिफिन बॉक्स लेकर आ गया, उसने कहा चलो लंच कर लेते हैं। अब मैंने कहा आज तो मैं लंच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने लंच कर लिया। अब मैं उससे क्या कहूंगा, आई हैड लंच या आई हैव हैड लंच? है, आई हैव हैड लंच। हैव हैड लंच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पर्सन मुझे प्रेजेंट में लंच ऑफर कर रहा है, मैं उसको मना कर रहा हूं, मना करने की वजह है पास्ट का एक्शन। तो वो जो पास्ट में एक्शन हुआ वो प्रेजेंट में वजह बन रहा है मना करने की, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि पास्ट में हुआ कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन पास्ट के किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा करो। क्योंकि इस टाइम को हम क्या मानते हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट। काम हुआ पास्ट में, इफेक्ट उसका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। तो चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, ये तो कल ही समझा दिया था, क्लियर कर लो, बस टाइम नहीं लिखना चाहिए। मान लो अगर टाइम लिख दोगे ना एट 1 PM, तो फिर यही सही रहेगा, फिर ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम टाइम ना लिखें तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों ही पास्ट के इवेंट होते हैं, किसी को भी लिखो। टाइम लिख दोगे तब फिर केवल टाइम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो हमने लिखा दे हैव हेल्प्ड हिम, चाहे उसे दे हेल्प्ड हिम लिखो चाहे दे हैव हेल्प्ड हिम लिखो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सही। इस पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। अब देखो, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दूसरा सेंटेंस लिखा दे हैव टोल्ड अ लाई, और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो हमने पंक्चुएशन मार्क यूज किया, इसे क्या कहते हैं? अबे इस पंक्चुएशन मार्क को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेमीकॉलन। तुम में से जो बच्चे जानते हो ठीक है, जो ना जानते हो वो समझ लें कि सेमीकॉलन फुल स्टॉप होता है, मतलब फुल स्टॉप का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अगर हम सेमीकॉलन लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग मानना पड़ेगा, ये अलग सेंटेंस है वो अलग सेंटेंस है, कॉन्टेक्स्ट कॉमन है, मतलब एक ही कॉमन कॉन्टेक्स्ट के दो अलग अलग सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो, अगर हमने वहां पे लिखा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये काम पहले भी कई बार हुआ होगा। तो ये जो हमने एक्शन यहाँ पे लिखा है दे हैव टोल्ड अ लाई, इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल है या मल्टीपल? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी एक्शन जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऑलवेज नेवर के साथ। तो अब ये सही है, पहले गलत था। तो हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव ऑलवेज टोल्ड अ लाई। और क्या, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी ही शो करता है। अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो इसका मतलब पहले कोई ना और फ्रीक्वेंसी होंगी तो सही। 100% क्यों नहीं ले सकता? अच्छा, ऑलवेज क्यों लिखता है वो ठीक है, अलग बात है, ऑफन लिख दो। अगर तुम्हें लगता है फ्रीक्वेंसी लेस है तो ऑफन लिख दो। बात वो नहीं है कि इसमें कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बात एक ही इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो हमें कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी शो करे। ऑलवेज को लेकर अगर मतलब नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ऑफन लिख दो, दे हैव ऑफन टोल्ड अ लाई। अब फिर से एक बार समझ लेना, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो एक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना वो सिंगल फ्रीक्वेंसी एक्शन नहीं है, उसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शो करनी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में ऑलवेज नेवर लिखा करो। ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, और इनसे हमें पता चल जाता है कि एक्शन सिंगल इवेंट नहीं है, मल्टीपल इवेंट्स है। फिर एक और लिखता हूं सेंटेंस, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव टोल्ड अ लाई।
दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव टोल्ड अ लाई। अब देखो सेंटेंस वही है, बस हमने थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया यहाँ पर कि जो सेमी कॉलन यूज किया था ना पंक्चुएशन मार्क, उसकी जगह कंजंक्शन दैट लिख दिया। अब कंजंक्शन लिखने की मतलब समझ लेना, कंजंक्शन लिखने का मतलब ये कि यहां से लेकर यहां तक एक ही सेंटेंस है, और ये एक ही सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पंक्चुएशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पंक्चुएशन जो है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, ये बहुत काम करते हैं, चीजें सही गलत करने में इनका भी हाथ होता है। तो अगर हम दैट कंजंक्शन लिख देंगे ना, तो ये दोनों सेंटेंस मिलके एक ही सेंटेंस बन गए, एक बिगर सेंटेंस बन गए, ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव टोल्ड अ लाई। तो अगर ये दोनों एक ही सेंटेंस बन गए, तो अब हमें वहां पे ऑलवेज लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो काम यहाँ पे हम ऑलवेज लिख के कर रहे थे ना, वो काम अब ये वाला पार्ट सेंटेंस का कर देगा। अगर हम ऐसे लिख देंगे ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक्शन पहले भी कई बार हुआ, तो उसके लिए अब हमें ऑलवेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलवेज वाला काम अब ये पार्ट सेंटेंस का करेगा। अच्छा, पहले ये उस सेंटेंस का पार्ट था नहीं, वो दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, तो हमें ऑलवेज लिख के वो बात क्लियर करनी पड़ी, लेकिन अब ये पार्ट उसी का है सेंटेंस का, तो वो मीनिंग ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो अब ऑलवेज नहीं लिखना है, वहां पे ऑलवेज लिखना है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर का यूज क्या करो, तब जब हमें ये शो करना हो कि वो एक्शन पास्ट में बहुत बार हुआ और उसको लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना है। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल और भी डिस्कस करेंगे इसी टाइप के, लेकिन पहले इसे लिख लो। यूज ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एटसेट्रा। ये जो हम वर्ड्स लिख रहे हैं ना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये फ्रीक्वेंसीज हो करने के लिए लिखे जाते हैं, इनका ध्यान रखना। यूज ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एटसेट्रा with present perfect tense to relate it to long back in past। हाँ बच्चे, मतलब टाइम दिया होगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे एक बात है, वो जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन लिखा होगा तो हम इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, वो था ऐसा एक्शन जो हमेशा के लिए ट्रूथ है, फैक्ट है। लेकिन अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं ना, तो ये एक्शन होता है पास्ट से प्रेजेंट का। देखो मैं समझा देता हूँ, तुम पहले से लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। लिख लिया? लिख लिया, फिर मैं समझाता हूँ। अभी तो आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ऑलवेज, नेवर यूज करेंगे, अभी चिंता नहीं करो। डाउट तो नहीं करने लगते मेरे पे भी तुम लोग? हाँ फिर ठीक है। देखो होता पता है क्या, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज टेल्स लाइज, ठीक है, और हम लिखते हैं ही हैज ऑलवेज टोल्ड अ लाई। अब ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनमें ऑलवेज नेवर का यूज करना पड़ता है। असल में ये जो हमने लिखा ना, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ये इस पर्सन की हैबिट हो गई, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। मतलब वो हैबिट है टाइम की, वो इसमें कोई बात ही नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा जो झूठ बोलता है फिर वो बोलता ही है, तो वो एक्शन हमारे टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको इंडेफिनिट कह रहे हैं। लेकिन जब हम हैज ऑलवेज टोल्ड लिखेंगे, तो इसका मतलब जाएगा पास्ट प्लस प्रेजेंट। ये एक ऐसा एक्शन है जिसको हम पास्ट के एक्शन से पास्ट और प्रेजेंट के ड्यूरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये है रिलेटेड टू टाइम, ये है डेफिनेट, ठीक है। वो उसकी हैबिट है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा के लिए सच है, लेकिन ये केवल पास्ट प्लस प्रेजेंट का एक्शन है, हो सकता है वो फ्यूचर में ना भी बोले। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कोई एक्शन अगर पास्ट का है और हमें उसे प्रेजेंट से रिलेट करना है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। अगर वो एक्शन एक ही बार हुआ है तो ऑलवेज नेवर मत लिखो, सिंपल ऐसा लिखो, ही हैज टोल्ड अ लाई। लेकिन अगर वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो ऑलवेज नेवर के साथ लिखो। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हैं तो ये पास्ट से प्रेजेंट का एक्शन होता है, जब इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो वो हैबिट होती है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा के लिए, ठीक है। देखो, आई कैंट
help you as I have never visited Japan before. अब यहाँ पे एक सिचुएशन एज्यूम करना कि कोई पर्सन है जापान जाना चाह रहा है, ठीक है, और वो हमसे कोई सलाह मांगने आया, तो हमने कहा भैया हम कोई सलाह नहीं दे सकते, हम तो कभी खुद ही नहीं वहां गए। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव नेवर विजिटेड जापान बिफोर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर लिखा। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर लिख रहे हैं तो इसकी क्या वजह होगी, तू बता भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज नेवर कब लिखते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। देखो भैरव बाबा को कुछ पता ही नहीं इन्हें। तो बता भाई, फर्स्ट क्लास, तेरी शक्ल से भी लग रहा था तू नहीं बता पाएगा। मुस्कुरा हो रहा है जैसे तीर मार दिया। किसी भी एक्शन को जो रिसेंट पास्ट का हो उसको लॉन्ग पास्ट से रिलेट करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऑलवेज नेवर का यूज करते हैं तब जब हमें उस एक्शन को लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना हो। तो अगर हम नेवर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्शन रिसेंट पास्ट का नहीं है, ये लॉन्ग पास्ट का है। अगर लॉन्ग पास्ट से रिलेट करने के लिए हमने नेवर लिख ही दिया तो इस बिफोर की मुझे नहीं लगता जरूरत अब रह गई। सो रिमूव दिस बिफोर, तो इस बिफोर को रिमूव कर दो। चलो एक क्वेश्चन और देखना। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। आजा फर्स्ट क्लास, इधर आ, आज तेरे को इंग्लिश सिखाता हूं तो भी क्या सीख के जाएगा। इसको सही कर। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। हे राम प्रभु, कर क्या रहा है ये, ट्रांसलेशन कर रहा है भाई। ट्रांसलेशन से पता नहीं लगा पाओगे यहाँ के एग्जाम्पल। सही कैसे कर रहा है, खैर सही समझ रहा है। एक चीज देखो, ये जो पर्सन है, मतलब हमने हैव सीन लिखा और नेवर लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब इस पर्सन को हमने कभी भी नहीं देखा ऑफिस में। लेकिन एक चीज देखो, क्या वास्तव में सेंटेंस सही हो सकता है? क्योंकि जिससे बात कही जा रही है वो पर्सन हमारा लिसनर है। यू जो होता है वो लिसनर होता है, सेकंड पर्सन। इसका मतलब ये वो है जिससे हम ये बात कह रहे हैं, और ये उसी जगह पर है जहां पर नहीं मिलने के लिए कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव मीनिंग गलत नहीं हो गया? फिर से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टाइम होता है वो क्या होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जिस एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं वो एक्शन पास्ट प्लस प्रेजेंट का है, मतलब वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का एक्शन है। अगर हम इसमें नेवर लिख दें तो ये जो नेवर का मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव मीनिंग पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए हो गया। लेकिन क्या वास्तव में दोनों के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमारा लिसनर है। तो इसका मतलब हम उससे कब नहीं मिले, पास्ट में नहीं मिले या पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में कभी नहीं मिले? पास्ट में नहीं मिले। तो अगर केवल पास्ट को नेगेटिव करना है प्रेजेंट को नहीं, तो बिफोर वापस लिख लो। नहीं सही है, सही तरीका नहीं है पढ़ाने का, बहुत सही है। कभी नेवर के साथ बिफोर लिखो, कभी हटाओ, बस यही करते रहो यहाँ। ठीक है। हाँ, अब देखो इन दोनों के एग्जाम्पल को अब तसल्ली से समझना। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो हमारा टाइम होता है पास्ट से प्रेजेंट का, ठीक है। अगर हम उसमें नेवर लिख देंगे तो वो जो नेवर होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को नेगेटिव कर देगा। भाई मान लो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने नेवर लिख दिया, तो हमें पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। अगर नेवर लिख दोगे तो इसका मतलब वो एक्शन पास्ट में भी नहीं हुआ और प्रेजेंट में भी नहीं हुआ, तो दोनों ही टाइम नेगेटिव हो गए। तब तो बिफोर बिफोर की जरूरत है नहीं।
लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम जिस एक्शन को रेफर कर रहे हैं वो पास्ट के लिए नेगेटिव है, प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव है, जैसे कि ये वाला। अब पास्ट में हम उस पर्सन को नहीं मिले, लेकिन अब जब उससे बात कर रहे हैं तब तो मिल ही चुके। तो हमें नेगेटिव केवल मीनिंग कन्वे करना है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं। तो हम नेवर के साथ बिफोर लिखेंगे। बिफोर का मतलब हो गया अर्लियर। तो इसका मतलब जो नेवर का इफेक्ट है वो पहले वाले टाइम के लिए हो गया, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव हो गया। मूर्खता मत दिया कर, तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट उलझा पड़ा। बेटा पास्ट का एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमने लिखा है ना, इसमें देखो मैं समझा देता हूं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर के साथ बिफोर लिखते हैं ना, तो इसमें पास्ट नेगेटिव होता है, प्रेजेंट पॉजिटिव होता है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर लिख देते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, यहां पे भी लिख सकते हैं। वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में लिख के यूज क्या करो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बिफोर को बाद में लिख रहे हैं। बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे इसके साथ भी लिख सकते हो नेवर बिफोर। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन कौन से टाइप का है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में नेगेटिव है तब तो नेवर लिख दो, बात भूल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में नेगेटिव है, प्रेजेंट में पॉजिटिव है, तो फिर नेवर के साथ बिफोर जरूर लिखना, क्योंकि अगर बिफोर नहीं लिखोगे तो फिर वो मीनिंग पास्ट और प्रेजेंट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, उससे समझना है बात। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी एंड दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम वॉचिंग वन। एक सेंटेंस, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम वॉचिंग वन। दूसरा, आई हैव नेवर watched a movie before, but I shall watch one next week. ये दोनों देखो, अगर किसी को कोई डाउट शाउट रहेगा तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बिफोर। अगर ये दोनों सेंटेंस केवल इतने ही लिखे हो जितने अंडरलाइन किए गए, बाकी ना लिखा हो, तो ये दोनों सही होंगे गलत होंगे? अगर ये सेंटेंसेस केवल इतने ही लिखे हो जितने अंडरलाइन किए गए और उसके बाद वाला पार्ट ना लिखा हो, तो इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों ही सही, ठीक है। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी का मतलब क्या समझना चाहिए? पास्ट प्रेजेंट दोनों ही नेगेटिव। इसका मतलब जिस समय ये पर्सन बात कर रहा है उस समय तक इसने कोई मूवी नहीं देखी, ठीक है। चलो, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बिफोर का मतलब क्या मानना चाहिए? पास्ट में मूवी नहीं देखी लेकिन प्रेजेंट में देख रहा है, ये मानना पड़ेगा। चलो, तो खैर अगर हम वो आगे वाले कॉन्टेक्स्ट ना लिखें तो ये दोनों ही सही है। लेकिन अब ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसके हिसाब से कौन से वाला सही हुआ? दोनों ही सही अभी भी, कि दोनों ही गलत हो गए? अब ये दोनों ही गलत हो गए। अब ये दोनों इसलिए गलत हो गए क्योंकि जिस समय पर्सन बात कर रहा है उस समय मूवी देख रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट के लिए एक्शन है पॉजिटिव, पास्ट के लिए है नेगेटिव। क्या हुआ बे? देखो मुस्कुरा रहा है मनी मन में, है? आदमी है कि तू? अभी बता नहीं दे ऊपर। नेवर बिफोर का मतलब पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट पॉजिटिव, ऐसा तो हो सकता है ना। मान लो कोई पर्सन मूवी देख रहा है बैठे हुए, तो वो क्या कहेगा? आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी, आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बिफोर। मान लो कोई पर्सन है, तुम्हें उसने कहा चलो आ जाओ, तुम पे दया आ गई हो, तुम्हें ले गया वो 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा है, तो वो तब तुम वहां जाके क्या कहोगे? आई हैव नेवर कम टू अ 5 स्टार होटल, या आई हैव नेवर कम टू अ 5 स्टार होटल बिफोर। तो फिर ये लो, अगले में आ जाओ। आई हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी बिफोर, आई शैल वॉच वन नेक्स्ट वीक। अब इसने जिस समय तक वॉच बात कर रहा है, मतलब जो प्रेजेंट होता है ना, वो वही टाइम होता है जिस समय हम बात कर रहे होते हैं। उस समय तक इसने मूवी देखी नहीं, फ्यूचर में देखेगा। फ्यूचर में देखेगा वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो अगर प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही नेगेटिव है तो ये बिफोर की अब जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब देखेगा तब देख लेगा, लेकिन अभी तक तो प्रेजेंट तक तो मीनिंग नेगेटिव ही है ना।
हरि ओम प्रभु। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। ये सेंटेंस बता, सही है गलत? सही है। अगर हम ये लिखते हैं आई हैव नेवर गॉन टू शिमला बिफोर, तो इसका मतलब अब ये पर्सन शिमला जा चुका है या नहीं? जा चुका है। नेवर बिफोर का मतलब पास्ट के लिए मीनिंग नेगेटिव है, प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं ना आई हैव नेवर गॉन टू शिमला बिफोर, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं आई हैव गॉन टू शिमला। ठीक है, प्रेजेंट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब आई हैव गॉन टू शिमला। अब बताइए ये सेंटेंस सही है गलत? यही बोलेगा, बाकी नहीं। आई हैव गॉन टू शिमला, ये सही है गलत? सही है। इधर आ तो एक मिनट। मान लो ये दिल्ली है और ये शिमला है, और कोई पर्सन दिल्ली से शिमला चला गया, या मतलब नहीं चला गया, जब मान लो जो भी है, तो अगर मैं ये कह दूं ही हैज गॉन टू शिमला, तो जिस ही के लिए मैं ये बात कह रहा हूं वो उस समय जब मैं उसके बारे में बात कह रहा हूं कहां होगा, दिल्ली में या शिमला में? इसी को बोलने दो, शिमला में होगा। अब मैं कह दूं यहां पर आई हैव गॉन टू शिमला, तो जब मैं ये बात कह रहा हूं उस समय मैं कहां होऊंगा, दिल्ली में या शिमला में? यही बोलेगा, चुप रहो बाकी। शिमला में। एक चीज सोच के देख, क्या जब मैं शिमला में होऊंगा तो ये बात कह पाऊंगा आई हैव गॉन टू शिमला? फिर मैं कहां होऊंगा? अगर मैं वहां नहीं होऊंगा तो मैं कहां होऊंगा? अब देखो उसके दिमाग कट गया। शिमला में होऊंगा तो मैं ये क्यों कहूंगा आई हैव गॉन टू शिमला, मैं ये नहीं कहूंगा आई हैव कम टू शिमला। अब तुम मुखर्जी नगर आ गए हो, तो घर वाला कोई फोन करके पूछेगा पहुंच गए, तो तुम क्या कहोगे? आई हैव गॉन टू मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से कहोगे तो क्या कहोगे? आई हैव गॉन टू मुखर्जी नगर, आई हैव कम टू मुखर्जी नगर। गलती पता चल जाए तो उसको मान लिया करो, इससे वो सुधर जाती है। ठीक है, और गलती को मानने में जितना टाइम लगाओगे उतना ही सीखने में टाइम लग जाएगा। आई हैव कम टू मुखर्जी नगर, आई हैव गॉन टू मुखर्जी नगर, कम। तो फिर ये तो गलत हो गया बाद वाला सेंटेंस। तो अगर मैं शिमला पहुंच जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा आई हैव गॉन टू शिमला, मैं तो कहूंगा आई हैव कम टू शिमला। और अगर मैं आई हैव गॉन टू शिमला कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं शिमला में होऊंगा नहीं, फिर मैं कहां होऊंगा? दिल्ली में। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं ये झूठ क्यों बोल रहा हूं आई हैव गॉन टू शिमला जब मैं दिल्ली में हूं? बात समझ पा रहे हो मेरी जो मैं कह रहा हूं? दिल्ली में होगे तो ये बात कह नहीं पाओगे, शिमला पहुंच जाओगे तब भी कह नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये निकला कि ये बात तुम्हारी है गलत हर तरीके से। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक बात समझाऊंगी, पहली या दूसरी क्लास में, कि इंग्लिश जब लोग पढ़ते हैं ना तो कॉमन सेंस रख देते हैं किनारे, ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बुक्स में भी कई बार लिखा होता है मैं घर जा चुका हूं, तो उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया आई हैव गॉन टू होम, आई हैव गॉन होम। पगले हैं, खोपड़ी यूज नहीं करते, इसी चक्कर में बच्चे बावले रह जाते हैं। अरे एक बार सोचो तो सही, तुमने कह क्या दिया? आई हैव गॉन टू होम कैसे जस्टिफाई करोगे? जस्टिफाई नहीं हो सकता। कोई पर्सन ये प्रूव ही नहीं कर सकता कि आई हैव गॉन होम सही है, वो किसी लॉजिक से गलत सही नहीं हो सकता। घर पहुंच जाओगे तो कह नहीं पाओगे, जब तक घर तक नहीं पहुंचोगे तब तक कह नहीं पाओगे, तो इसका मतलब तुम्हारा सेंटेंस हर जगह ही गलत रहेगा। लेकिन ट्रांसलेटर होते